पहले बात करते हैं बंगाल की राजनीति में आज जिस तरह से एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब ये लगा बयान वीरों को कि वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे और चुनाव जीत लेंगे। क्या ऐसा संभव है? वो विधायक, वो नेता जो शायद भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं और ये सोचते हैं कि वो कुछ भी कह लेंगे और जनता के दरबार में उनको वोट मिल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उस नेता की जिसने दलितों को भिखारी बता दिया। अब क्या दलितों का अपमान करके वोट हासिल किया जा सकता है या 23% वोट जब खिसकता हुआ देखा गया सुजाता की ओर से तो किस तरह से वो तिलमिला गई और इसके बाद जाति पर बंग की ये जो सियासत है ये शुरू हो गई। लेकिन सियासत करने का हक दिया जाता है, अपमान करने का हक कोई नहीं देता है। और क्या जनता इसका सबक सिखाएगी? इस पर रिपोर्ट देखिए। दूरी के लिहाज से नहीं बल्कि घनिष्ठता के लिहाज से भी सुजाता मंडल ममता दीदी की बेहद करीबी हैं। इस हद तक कि जब चुनावी रैलियों में वो दीदी के साथ शिरकत करती हैं, तो उनके सामने भी सुजाता मंडल का अंदाज बिल्कुल अनौपचारिक होता है। मतलब ममता दीदी की मौजूदगी से वो किसी तरह का दबाव महसूस नहीं करती दिखती। हालांकि इसी राजनीतिक और व्यक्तिगत कवायद में टीएमसी नेता सुजाता मंडल भाषा की सारी हदें भूल गई। बंगाल की 23% आबादी को भिखारी समझने की राजनीतिक भूल कर बैठी। सोचने समझने तक ही टीएमसी की इस नेता की भूल सीमित रहती तो गनीमत रहता। लेकिन राजनीतिक रूप से अपने अपरिपक्व विचार सुजाता मंडल ने भी जाहिर कर दिए, जिसने बंगाल की सियासत को नए राजनीतिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जो बंगाल चुनाव कुछ दिन पहले तक बंगाली अस्मिता, संस्कृति, परंपराओं, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर लड़ा जा रहा था, अचानक उसने खुद को जातिवाद की पिच पर पाया, क्योंकि दीदी के करीबी और टीएमसी नेता सुजाता मंडल को दलित समुदाय में भिखारियों का अक्स नजर आने लगा। दरअसल 2 दिन पहले सुजाता मंडल ने कहा था, अनुसूचित जाति के लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। ममता बनर्जी ने उनके लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी चंद पैसों के लिए वो बीजेपी के पीछे पीछे हो रहे हैं। वो बीजेपी को अपना वोट बेच रहे हैं। दरअसल एक निजी चैनल से मुखातिब होते हुए सुजाता मंडल बयानवीर बन गई और उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि 2016 के विधानसभा चुनाव तक ये दलित वोट बैंक पूरी तरह एकजुट होकर ममता और टीएमसी के साथ खड़ा था। लेकिन जब इस बार उसी 23% वोट बैंक में सेंध की आशंका दिखने लगी, तो बिना वक्त गवाए ममता दीदी की करीबी सुजाता मंडल एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल करने लगी, जिसमें मतुआ, नामशूद्र और राजवंशी समुदाय शामिल। मुस्लिम वोट बैंक के बाद बंगाल के सबसे बड़े वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठी बीजेपी को भी राजनीतिक मौका मिल गया। और यही वजह रही कि आज बंगाल की तीनों चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित समुदाय को अपमानित करने का मुद्दा उठा दिया। दीदी के नेता खुलेआम बंगाल के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को गालियां देने लगे। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आपके साथी बंगाल के शेड्यूल कास्ट को भिखारी कहकर अपमान कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए, बीजेपी के लिए उनका मान सम्मान सर्वोपरि है। दीदी, हार जीत अरे चुनाव में लगी रहती है, वही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। लेकिन देश के संविधान की, बाबा साहब आंबेडकर और हरिचंद ठाकुर जी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है। प्रधानमंत्री से पहले गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने भी सुजाता मंडल के बहाने दीदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। ममता दीदी की पार्टी की एक नेत्री बोल गई है कि दलित स्वभावगत रूप से भिक्षुक होते हैं। इतना बड़ा अपमानजनक स्टेटमेंट किसी राजनेता का मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में दलितों के लिए नहीं देखा है। और ममता दीदी चुप है, उनको फटकार भी नहीं लगाती। मैं समझता हूं कि सीएए के मुद्दे पर नामशूद्र समाज, मतुआ समाज एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। यानी साफ है कि सुजाता मंडल दीदी के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। कई राजनीतिक मौकों पर सुजाता मंडल ममता दीदी के लिए ढाल बनने की भी कवायद करती दिखी।
इस हद तक कि जब शुभेंदु अधिकारी ने दीदी को नंदीग्राम से 50,000 मतों के अंतर से चुनाव हराने का दावा किया तो ये बात भी सुजाता मंडल को चुभ गई। उस समय भी झट से उन्होंने दीदी के सेनापति रहे शुभेंदु को कहीं से अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी थी। और इस बार जब बीजेपी की तरफ से दलित समुदाय में सेंधमारी की आशंका दिखने लगी तो उन्हें भी अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ा। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सुजाता मंडल अपनी पार्टी टीएमसी के लिए डैमेज कंट्रोल में जुट गई। इसके लिए उन्होंने खुद की पिछड़ी जाति से ही ताल्लुक होने की भी दुहाई दी। नहीं बोला क्योंकि मैं खुद अनुसूचित जाति का हूँ। मैं किसी भी जाति का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन हैरत तो ममता दीदी की चुप्पी पर है, जिनके साथ 2016 के विधानसभा चुनाव में दलित समुदाय मजबूती से खड़ा रहा, जिसकी वजह से वो 211 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुजाता मंडल के बाद अब बात करते हैं उनकी नेता ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की राजनीतिक मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ममता बनर्जी जो एक सिरा पकड़ते पकड़ते दूसरे सिरों को छोड़ती चली जा रही हैं और तुष्टीकरण की राजनीति में उनको इस तरीके का झटका लगा कि अब वो 24 घंटे तक प्रचार भी नहीं कर सकती हैं। यानी 5वें चरण के मतदान से ठीक 5 दिन पहले चुनाव आयोग ने उन पर बैन लगा दिया है। ममता दीदी पर यह बैन आज रात 8 बजे से लागू हुआ है, जो कल रात यानी मंगलवार रात 8 बजे तक लागू रहेगा। यानी विवादित बयानों की वजह से लगा ये प्रतिबंध 24 घंटे का होगा। इसका मतलब यह है कि बंगाल की सत्ता के सिंहासन पर लगातार तीसरी बार काबिज होने का ख्वाब देख रही दीदी अगले 24 घंटे तक किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। दरअसल कुछ दिन पहले बंगाल के रायदिघी में रैली के दौरान ममता का अपना कोर वोट बैंक को लेकर के दर्द छलक पड़ा, जिसके बाद उन्होंने बंगाल के मुसलमानों से किसी भी हाल में नहीं बंटने की अपील की थी। दीदी ने बेहद तीखे तेवर में असदुद्दीन ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के इमाम पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर मुस्लिम वोट बैंक में फूट की सियासी साजिश रचने का आरोप जड़ दिया था। उन पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का भी आरोप लगा दिया गया था और इस तरह के विवादित बयानों की वजह से चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर बैन लगाने के लिए वो मजबूर हो गया। आचार संहिता के बीच उनके विवादित बयानों की वजह से ही चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला लिया है, जिसने एक बार फिर बंगाल की चुनावी फिजा को तपिश बढ़ा दी है। चुनाव के काफी पहले से चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रही दीदी अपने ऊपर लगे बैन में सियासी मौका खो चुके हैं। चुनाव आयोग की कार्रवाई के तुरंत बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस फैसले के खिलाफ कल धरने पर बैठने जा रही हैं, जिसके लिए उन्होंने कोलकाता के गांधी मूर्ति इलाके को चुना है, जहां धरने पर बैठने के लिए ममता दीदी कल दोपहर ठीक 12 बजे पहुंचेंगी। और साफ है कि बंगाल की चुनावी फिजा में बीजेपी की बढ़ती धमक के बीच दीदी ये मौका अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती हैं, ताकि चुनाव आयोग इस फैसले पर बंगाल चुनाव के दौरान उनको कुछ सहानुभूति मिल सके। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उस नेता की जिसको शायद डॉक्टर्स से प्यार नहीं है। डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी करना, डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी करना, डॉक्टर्स के साथ किस तरह से भिड़ जाना, ये आदत हो चुकी है। लेकिन सवाल तो यही है कि ऐसे कांग्रेसियों का इलाज क्या होगा जो भिड़ रहे हैं डॉक्टर से, उन डॉक्टर से जो कोरोना काल में लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। और ऐसे में ऐसे नेता क्या कुछ किया जाए, इनके दिमाग को ठीक करने के लिए इन्हें कौन सा इंजेक्शन लगाया जाए, ये सवाल खड़ा हो गया है। ये माननीय गली नुक्कड़ में नहीं, अस्पताल में लाल पीले हो रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी के समय जनता के रक्षक डॉक्टरों पर गरज रहे हैं। जो डॉक्टर कोरोना से डरे बिना अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, घर परिवार को छोड़कर अस्पताल में रात दिन डटे हुए हैं, उन्हें मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता पीसी शर्मा अपनी हनक से चमका रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल के जेपी अस्पताल की हैं, जहां एक मरीज की मौत हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने आसमान सिर पर उठा लिया और राजनीति का नया ककहरा पड़ने लग गया।
कोरोना वॉरियर्स से कांग्रेस नेता की बदसलूकी। मरीज की मौत पर डॉक्टर पर भड़के कांग्रेस नेता की बदसलूकी, डॉक्टर का इस्तीफा। अस्पताल में कांग्रेस नेता का गला फाड़ना भोपाल के जेपी अस्पताल के डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव को पसंद नहीं आया। इसकी वजह से उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया है कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूँ, मैं रो रहा हूँ। मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना। इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने मुझे नौकरी नहीं करना कर दिया, दे दिया इस्तीफा मैंने। मैं इस कदर की गालियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी गलती, मुझे 50 जूते मान लो गाली दे दो, मुझे मंजूर है। बगैर गलती के इस तरह लोग बाहर से आएंगे तो रोज कोरोना में डेथ होना। आज के दिन गाली दी, कल के दिन मारेंगे, कोई चाकू डाल दे पेट में। मुझे नहीं करना दादा ऐसी नौकरी। कांग्रेस नेता की इस बदसलूकी पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर योगेश से माफी मांगी, जिसके बाद डॉक्टर योगेश ने अपने इस्तीफे को वापस लिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वॉरियर्स से हुई बदसलूकी की निंदा की। देखिए, इस समय कोरोना वॉरियर्स का हमको आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम डॉक्टर्स के साथ धक्का मुक्की करें, गाली गलौज करें, ये कोरोना संक्रमण रोकने के प्रयासों को बाधित करने का काम है। ये शालीनता नहीं है और किसी को ये नहीं करना चाहिए। इस समय तो हम डॉक्टर्स के साथ खड़े हों, पैरामेडिकल स्टाफ, सिस्टर्स, सबके साथ खड़े होना चाहिए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। दरअसल एक युवक को गंभीर हालत में लेकर उसके परिवार वाले अस्पताल पहुंचे थे। मरीज की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने परिवार वालों को सच बताने की कोशिश की, जिससे उसके परिवार वाले डॉक्टरों पर भड़क गए। और इसी बीच कांग्रेस नेता पीसी शर्मा अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया, लेकिन बवाल बढ़ने पर सफाई देने लगे कि उन्होंने बदसलूकी नहीं की। अगर कांग्रेस नेता शर्मा जी में जरा भी शर्म बची हो तो बताएं कि ये बदसलूकी नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।